जय हिंद सभी को बेटा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जो वैदिक वैदिक साहित्य है उसमें समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था और धर्म की क्या स्थिति रही है। अच्छा, एग्ज़ाम के हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और ख़ास तौर पे मैं सिर्फ किसी एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोटा यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर में तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, जब शुरुआती चैप्टर्स में हमने पढ़ा था कि जो वेद हैं हमारे, वो इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं और भारतीय ज्ञान परंपरा में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। वैदिक साहित्य का खास तौर पे, जिसमें समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगता है। इंट्रोडक्शन में आप लोग थोड़ा सा वेदों का महत्व समझाइए और आप लोग बताइए कि देखिए किस प्रकार से जो हमारी वैदिक ज्ञान परंपरा है वो हमारे जीवन को समझने में सहायता करती है और उसे और एनरिच करती है, हेल्पफुल रहती है। यदि हम लोग बात करें वैदिक साहित्य का परिचय, तो मोटे तौर पर आपको कुछ चीज़ें याद करनी चाहिए, मेरा ये अपना मानना है। एक तो ये कि देखिए वेद कितने थे, तो 4 वेद। अब ये वेदों के नाम तो आपको सबको याद होने ही चाहिए कि चारों वेद कौन कौन से हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इसमें कितने, ऋग्वेद सबसे पुराना है। कितने सूक्त और मंत्र हैं ये आप देख पा रहे हो। वैदिक साहित्य में अंग कितने हैं देखिए, इसमें आप संहिताएं हैं, आप देखोगे ब्राह्मण है, अरण्यक है जिसमें वन का अध्ययन है, और उपनिषद है जिसमें दार्शनिक विचार है। और इनका जो टाइम पीरियड है वो 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व के बीच में, सिंधु और सरस्वती सभ्यता के पतन के बाद आर्यों का उत्तर भारत में जो प्रवेश हुआ उसके दरमियान माना जाता है। तो ये आप थोड़ा सा इसको डिटेल से देख ले गए। तो इंट्रोडक्शन में आपको ये चीज़ें लिखनी है, मेंशन करनी है। इनको आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हो, यानी ट्रायंगल बना करके, जिसमें एक तरफ आपने 4 वेद लिख दिए, इधर आपने समयावधि लिख दी, इसमें वैदिक के अंग लिख दिए, तो ये और इफेक्टिव हो जाएगा। इसकी संरचना जो वैदिक समाज था हमारे उसमें क्या क्या थी, देखिए, वर्ण व्यवस्था थी यहाँ पर बेसिकली। और वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों का महत्व था और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि शूद्र, ये व्यवस्था थी और ये कर्म आधारित थी, ध्यान रहे, जाति आधारित नहीं थी ये, कर्म आधारित थी, जिसका जन्म से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि कालांतर में ये अलग तरीके से कन्वर्ट हो गई, बट जो स्टार्टिंग में जो था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये हमारे 4 भाग थे। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति के ऊपर बहुत सारी सवाल उठते हैं। यहाँ पर आप देखोगे धार्मिक शिक्षा का अधिकार जो था वो महिलाओं के लिए था, ध्यान रहे। विवाह के बारे में बात करें तो महिलाओं को अपने जीवन साथी के चयन में थी, स्वयंवर तक में इसका प्रमाण मिलता है। पत्नी को अर्धांगिनी के रूप में जाना जाता था, मतलब स्थिति अच्छी थी वैदिक काल की हम लोग बात करें। और इस दौरान जो प्रमुख महिलाएं हुई वैदिक काल में, घोषा है, लोकमुद्रा है, अपाला है, गार्गी, मैत्रेय जैसी महिलाएं जो है बहुत एक प्रकार से जो फेमस भी रही, और इन्होंने भारतीय जो ज्ञान परंपरा है उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया। अब वैदिक जो राजनीतिक व्यवस्था, देखिए देखिए सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक, ये 4 भागों में हम लोग चीज़ों को पढ़ते हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था की हम लोग बात करें इस दरमियान, तो राजा हुआ करता था और उसके नीचे सभा और समिति हुआ करती थी। राजा का जो सलाहकार था उसको पुरोहित कहा जाता था। इसके अलावा जो स्वतंत्रता, जो सॉरी सेनानी, यानी जो आर्म फोर्स हुआ करती थी, जिसमें सेना का प्रमुख यानी सेनापति भी हुआ करता था। और अ, इसको आप लोग यदि सिर्फ इतना भी पढ़ लोगे, इसको इतना सा भी याद रख लोगे ना कि ये 4 चीज़ें होती थी राजनीतिक व्यवस्था में, तो वो भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। अच्छा, यदि हम लोग बात करें न्याय व्यवस्था की, तो वैदिक काल में जो न्याय व्यवस्था थी वो धर्म आधारित थी। राजा और पुरोहित मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। दंड के लिए प्रायश्चित और पुनर्स्थापना दोनों की स्थापना थी। और न्याय प्रक्रिया में साक्ष्य, गवाह और शपथ जो है, इनका प्रयोग किया जाता था। अब देखिए कितनी अच्छे तरीके से इसको समझाया गया है। ऐसे जो भी पॉइंट होते हैं इनको आप लोग जैसे एरो बना करके, एक एरो पे कुछ लिख दिया, दूसरे पे कुछ लिख दिया, इस तरीके से लिख सकते हो। इस तरीके से भी आप, जैसे यहाँ 4 है तो 4 ही पॉइंट है, एक यहाँ लिख दो, एक यहाँ लिख दो, एक यहाँ लिख दो, एक यहाँ लिख दो, इस तरीके से आप लोगों का जो आंसर है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव बन सकता है। बनवीक सीरीज से आप लोग बचें और आंसर को बहुत अच्छे से रीड करने का प्रयास करें। वैदिक जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी वैदिक काल में, तो कृषि का महत्व बहुत ज़्यादा था। जौ और गेहूँ ज़्यादा उगाया जाता था, ध्यान रहे। और
कृषक के लिए कृष्टि शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। हल का प्रयोग भी है, नहर का भी इस्तेमाल, नहरों का निर्माण इसमें किया गया था। और वैदिक सभ्यता में पशुधन का विशेष महत्व मिलता है। गाय जो है सबसे मूल्यवान संपत्ति थी। इसके अलावा घोड़े, भेड़, बकरी और हाथी भी इसमें पाले जाते थे। तो कृषि और पशुपालन को आप लोग समझ लेना। व्यापार और शिल्प में आप देखोगे कि कुम्हार, धातुकार यानी कर्मकार और व्यापारिक मार्ग कौन कौन से थे, तो सिंधु, गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी नदियाँ थी, उनमें माल का परिवहन जो है होता था। अच्छा, वैदिक जो धर्म है इसके दौरान देवी देवता कौन से थे, तो अब हम इंद्र है, सूर्य है, अग्नि है, वरुण है। अच्छा, मेरे सामने इनके बारे में आप लोग सब जानते हैं, क्योंकि इंद्र के बारे में सबको पता है कि वर्षा के देवता हैं, युद्ध के देवता हैं, वज्र इनका हथियार होता है। अग्नि अग्नि के देवता हैं, यज्ञों में मध्यस्थ होते हैं। वरुण जो है जल के देवता हैं। सूर्य ऊर्जा के देवता हैं। तो ये मेरे सामने ज़्यादातर बच्चों को पता है, बस एक बार उनको देखना है। वैदिक अनुष्ठान कौन कौन से थे, हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट एग्जाम के हिसाब से नहीं है, तो आप लोग मोटा सा देख लेना। वैदिक दर्शन और आध्यात्मिकता की यदि हम लोग बात करें तो ऋत और सत्य क्या है, ब्रह्म और आत्मा क्या है, कर्म और पुनर्जन्म क्या है, मोक्ष क्या है, इनको थोड़ा सा आप लोग देख सकते हो और अच्छे से देख सकते हो। वैदिक विरासत का प्रभाव, तो ये जो फिगर्स है ये तो खैर एग्ज़ाम के हिसाब से उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अब इस पूरे चैप्टर की यदि आप लोग बात करोगे तो ये आप देखेंगे कि वैदिक जो विरासत है उसका प्रभाव भारतीय समाज और संस्कृति पर बहुत ज़्यादा पड़ा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कार हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था है, ऋण की व्यवस्था है जहाँ देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और की बात यहाँ पर की गई है। 3 प्रकार के ऋण हैं, देव, ऋषि और पितृ, और चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसी अवधारणाएं जो भारत की जीवन शैली का वर्तमान में भी हिस्सा है। मतलब ये अभी भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि किसी टाइम पर हुआ करती थी। अच्छा, आधुनिक विश्व में जो वैदिक ज्ञान है उसका योगदान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप देखते हो कि वर्तमान में योग की तरफ, ध्यान की तरफ, आयुर्वेद की तरफ, पर्यावरण संरक्षण की तरफ ये जो ध्यान गया है, इसका मतलब ये चीज़ें इम्पोर्टेंट पहले भी थी। और हम जब आधुनिक युग में इन चीज़ों का उल्लेख कर रहे हैं तो आप ये देखोगे कि भारत में तो इनकी चर्चा वैदिक काल से ही हो रही है। यानी आप देखोगे कि योग के बारे में आज की डेट में लोग कर रहे हैं, ध्यान को, मेडिटेशन को, आयुर्वेद भारत में बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। पर्यावरण संरक्षण की बात भारत में आज से नहीं, प्राचीन काल से देखी गई है। तो ये कुछ चीज़ें हैं मेरे सामने। ये जो चैप्टर है बीए के बच्चों के लिए बेहद यूज़फुल है, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण और सहायक सिद्ध होगा। वॉइस हो सकता है कि इसमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रहे। मैं चाहूँगा कि आप लोग बेटा एक दूसरे के साथ साझा करें और कमेंट करके बताएं कि क्या ये वीडियो आप लोग के लिए यूज़फुल है। थैंक यू।